चलिए सोसाइटी में हम एक कदम और बढ़ते हैं। हम क्लास 11 इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी का चैप्टर कल्चर एंड सोशलाइजेशन कर रहे हैं, जिसमें हमने कई कंटेम्प्रेरी कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश की। हमने कल्चर लैग डिटेल में कवर किया, हमने एथनोसेंट्रिज्म कवर किया और आज हम कॉस्मोपॉलिटन सिस्टम्स कवर करेंगे। दैट इज़ कॉस्मोपॉलिटनिज्म। एक्चुअली में ये क्या होता है? एथनोसेंट्रिज्म जहाँ एक तरफ आपको अपने कल्चर, कस्टम, मैनर के प्रति हाईली डिवोटेड बनाता है, इसके साथ साथ वो आपको एक फीलिंग ये भी देता है कि आप दूसरे सभी कल्चर्स को अपने कल्चर के अकॉर्डिंग रेट करते हैं, जज करते हैं और सभी कल्चर्स को आपके कल्चर के साथ आके अलाइन होना है, यानी कि उसमें असिमिलिएशन को सपोर्ट किया जाता है कि कोई भी कल्चर आए और आपके साथ असिमिलिएट हो जाए, आपके जैसा हो जाए, आप में समा जाए तो आप उसे स्वीकार कर लेंगे। उसमें इंटीग्रेशन को प्रमोट नहीं किया जाता, यानी कि वो कल्चर अपनी ही फॉर्म में एग्जिस्ट करते हुए आपके साथ को एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो आपके साथ इंटीग्रेट नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि वो कुछ आपसे और आप उससे कुछ सीखें, इस तरह की चीज़ों को प्रमोट नहीं किया जाता। वो एथनोसेंट्रिक सिस्टम था, उसमें आइडेंटिटी एक कल्चर की ख़त्म होती है और वो आपके ही कल्चर की आइडेंटिटी को अडॉप्ट करता है। उसमें एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी था। अब उस कंसेप्ट के उलट यहाँ पर कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ कॉस्मोपॉलिटनिज्म। कॉस्मोपॉलिटनिज्म के बारे में अगर हम डेफिनेशन के तहत देखें तो वो क्या है? वो ये है कि कॉस्मोपॉलिटनिज्म इज़ द आइडिया दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर मेंबर्स ऑफ अ सिंगल कम्युनिटी। क्या है मतलब यहाँ पे सिंगल कम्युनिटी का? ह्यूमन्स कैन एंड शुड बी वर्ल्ड सिटीजन्स इन अ यूनिवर्सल कम्युनिटी। क्या है यहाँ पर कंसेप्ट? यूनिवर्सल कम्युनिटी का। इसमें यूनिवर्सल मॉरल स्टैंडर्ड्स, इस्टेब्लिशिंग ग्लोबल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स, डेवलपिंग प्लेटफॉर्म फॉर म्यूचुअल कल्चरल एक्सप्रेशन एंड टॉलरेंस, इस तरह की चीज़ें आती हैं। हमने ये पढ़ा था कि जहाँ एक तरफ एथनोसेंट्रिज्म कई चीज़ों को जन्म देता है, जैसे कि प्रेजुडिसेस, जैसे कि रेसिज्म, इंटॉलरेंस। वहीं दूसरी तरफ हम ये मानते हैं कि कॉस्मोपॉलिटनिज्म इनके अगेंस्ट जाता है। वो एंटी रेसिस्ट रेसिज्म एटीट्यूड रखता है, वो अपने टॉलरेंस को प्रोड्यूस करता है और वो आपको प्रेजुडिसेस से मुक्त करता है। ऐसा कॉस्मोपॉलिटनिज्म करता है, ऐसा माना जाता है। हम सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। अमूमन इसे सरल भाषा में समझे तो कैसे? ये बिल्कुल एक वैसा माहौल या वैसा शहर होगा जिस शहर में डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट एथनिसिटीज़, डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग सब एक साथ रहते हैं। वो एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं और को एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, वो एक दूसरे से, एक दूसरे के कल्चरल आस्पेक्ट, उनकी प्रैक्टिसेस, उनके कस्टम्स, उनके मैनर्स को सीखना और समझना चाहते हैं। वो उन्हें अपनाते भी हैं। आए बात समझ में? इस तरह से हर कोई एक दूसरे को अपनाता है, तो एक दूसरे के साथ ये को एग्जिस्ट करते हैं हैप्पीली। इसे कॉस्मोपॉलिटनिज्म कहा गया है। अगर देखा जाए तो ग्रीक सोसाइटी में एंशिएंट पीरियड में इन सिद्धांतों की शुरुआत हुई और ये दो वर्ड से बनता है। अगर हम इसे कॉस्मोपॉलिटनिज्म को देखें तो इसमें एक कंसेप्ट कॉस्मोस है। कॉस्मोस, दैट इज़ द यूनिवर्स, दैट इज़ द कंप्लीट वर्ल्ड, और दैट इज़ वन वर्ल्ड। सो इफ देर इज़ वन वर्ल्ड देन देर इज़ वन सिटीजनशिप, यानी कि सभी लोग एक ही हैं, उनमें कोई भिन्नता नहीं है। ह्यूमन एक ही है, हमें इस लेवल पे आके ट्रीट करना होगा। तो कॉस्मोस वर्ड से ये आता है। दूसरी तरफ सिस्टम आता है पॉलिस या पॉलिथ। तो कॉस्मोपॉलिटन, इसका मतलब है अ सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें सेल्फ गवर्नमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, तो दैट इज़ वाई इट इज़ अ कॉस्मोपॉलिटनिज्म। ओके, यहाँ से ये समझ में आता है कि मनुष्य कई तरह की प्रैक्टिसेस में आज की डेट में एंगेज्ड है। आपकी कई तरह की कल्चरल आइडेंटिटीज़ हैं, आपकी लैंग्वेज है,
आपका रिलीजन है, आप एक रीजन से बिलोंग करते हैं, आपके कई तरह के कस्टम और कई मैनर्स हैं, लेकिन इन सब से जो आप में डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, ये जो आप में एक डाइवर्सिटी है, डिफरेंसेस हैं कई तरह से, लेकिन ये एक तरह का बेस है डाइवर्सिटी का, ये तो आपकी विविधता है। लेकिन एट द एंड कई कन्फ्लिक्ट भी इसी पर बेस्ड होते हैं। लैंग्वेज को लेके कन्फ्लिक्ट हैं, चाहे रिलीजन को लेके कन्फ्लिक्ट है, चाहे रीजनल सुपेरियरिटी को लेकर के कन्फ्लिक्ट है। कई कस्टम और मैनर मॉडर्न सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं, कई मॉडर्न सोसाइटी के कस्टम और मैनर ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ पे एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। कई बार गवर्नमेंट को भी बहुत से कस्टम मैनर एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं, तो बहुत से कन्फ्लिक्ट्स भी रहते हैं। लेकिन कॉस्मोपॉलिटनिज्म ये कहता है कि जहाँ आपका एक धर्म है, उससे भी आप परिभाषित हुए, आपकी एक जाति है, आपकी भाषा है, आपका क्षेत्र और आपकी नस्ल यानी कि एथनिसिटी है, वहीं इन सब को अगर उतारा जाए तो एट द एंड आप एक ह्यूमन ही हैं, एट द एंड आप एक ह्यूमन हैं। ये एक तरह का आइडियोलॉजिकल व्यू पॉइंट है, इसे आप एक पर्सपेक्टिव कह सकते हैं। तो ये एक पर्सपेक्टिव भी है, एक आइडियोलॉजी भी है, लेकिन कोशिश ये है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस बनाया जाए, इसे एक पर्सपेक्टिव से, एक आइडियोलॉजी से प्रैक्टिस में बदला जाए। इस हिसाब से देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड लेवल पर ह्यूमन एग्जिस्ट करते हैं और हर ह्यूमन को ये समझाया जा रहा है या समझाया जाता है कि आप बाकी सभी ह्यूमन से खुद को आइडेंटिफाई करें। यानी कि अगर आप इस मैनर में आइडेंटिफाई करते हैं तो आप सब इक्वल हैं। आपका व्यू, आपकी कास्ट, आपके रिलीजन, आपके रीजन, आपके लिंग्विस्ट ग्रुप यानी कि लैंग्वेज ग्रुप, आपके नेशन तक सीमित ना हो। आपका व्यू वर्ल्ड व्यू हो, और आपका व्यू वर्ल्ड व्यू तब होगा जब आपके व्यू का बेसिस कोई कास्ट ना होगी, कोई रिलीजन ना हो, कोई रीजन ना हो, कोई लैंग्वेज या कोई कस्टम या मैनर ना हो। आपके व्यू का बेसिस एक रियलिटी हो, वो ये कि आप ह्यूमन हैं और सब ह्यूमन ही हैं। तो तब आपका व्यू वर्ल्ड व्यू हो जाएगा। देन योर व्यू विल बी द वर्ल्ड व्यू। जब आपका व्यू वर्ल्ड व्यू में कन्वर्ट होगा तब आपको यह समझ में आएगा कि जो किसी भी एक रीजन में रह रहे इंसान की इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो सिर्फ उस तक ही सीमित नहीं हैं, वो वहीं तक स्पेसिफिक नहीं है। आप भी उससे कंसर्न्ड हैं, वह आपकी भी समस्याएं हैं, आप उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर कॉस्मोपॉलिटन व्यू पॉइंट ये कहता है कि अगर अफ़गानिस्तान में तालिबानी लड़ाके या आज के समय में तालिबानी सरकार वहाँ की महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते हैं, उनका कहीं से उत्पीड़न होता है, तो इसके विरुद्ध पूरे विश्व भर में बात उठनी चाहिए, सभी को आवाज़ उठानी चाहिए। क्योंकि यह मायने नहीं रखता कि वो जो वुमेन हैं जिन पर एट्रॉसिटीज़ कमिट हो रही हैं वो अफ़गान नेशनल्स हैं, और वो जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो अफ़गान लड़ाके या तालिबानी लड़ाके या अफ़गान गवर्नमेंट या तालिबान गवर्नमेंट है। एट द एंड जिन पर ये अत्याचार हो रहा है वो ह्यूमन है, और आप इस प्लेनेट पे किसी भी कॉर्नर पे हैं, आप भी ह्यूमन हैं। तो एक ह्यूमन का ह्यूमन से कंसर्न है, बाकी सभी जो सिविलाइजेशनल आप कह सकते हैं आस्पेक्ट्स आपने धारण किए हैं, उनसे परे जा कर के आपको देखना होता है। सबसे बड़ा आस्पेक्ट जो है वो मॉरल इज़ द यूनिवर्सल मॉरल, और वो मॉरलिटी है, वो मॉरल है द मॉरल स्टैंडर्ड्स ऑफ ह्यूमन, ऑफ बीइंग ह्यूमन। इस ग्राउंड पर आपको हर चीज़ को देखना है। तो ये फिर बहुत वाइड हो जाएगा कंसेप्ट इस हिसाब से। जैसे कि अगर आप कहीं पर भी ये देख रहे हैं कि एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में कोई पोल्यूशन क्रिएट किया जा रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि इंडिया ही ऐसा करता है, तो अमेरिका को या ब्रिटेन को एक राइट मिलता है कॉस्मोपॉलिटनिज्म के सिद्धांत की वजह से
कि वो इंडिया के इस कंडक्ट के अगेंस्ट आवाज़ उठाएं, क्योंकि वो पॉल्यूशन इंडिया में ही नहीं हो रहा है, वो पॉल्यूशन अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। क्योंकि अगर इंडियन ह्यूमन विल सफ़र, सो एक्चुअली में ये पेन उनको भी हो रहा है जो लोग अमेरिका में हैं। दैट्स वाई दे आर रेजिंग वॉइस। आई बात समझ में? सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। अभी जब किसान संघर्ष हुआ था तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसानों के जो समर्थक थे उन्होंने बहुत प्रयास किया कि जो भी लोग कॉस्मोपॉलिटन अप्रोच रखते हैं उन्हें किसान संघर्ष में सपोर्ट में लाया जाए। और तर्क यही दिया जाता था कि किसान इतनी ठंड में सड़कों पर बैठे हुए हैं, रहने या खाने पीने योग्य कोई वहाँ पर प्रबंध नहीं है, तो मानवता के नाते, ह्यूमैनिटी के नाते पूरे विश्व को उनके समर्थन में आना चाहिए, क्योंकि नाउ वी आर लिविंग इन अ कॉस्मोपॉलिटन वर्ल्ड। सो दैट कंसेप्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इस कंसेप्ट के बेसिस पे भी सपोर्ट मोबिलाइज की जा रही थी। हर तरह के कंसेप्ट को उस समय में यूटिलाइज़ किया गया, चाहे वो नेशनलिज्म था, चाहे वो कॉस्मोपॉलिटनिज्म था। हर कंसेप्ट के तहत तो किसान आंदोलन में समर्थन जाति के आधार पर भी हुआ, समर्थन क्षेत्र के आधार पर भी हुआ, समर्थन कल्चर यानी कि ऑक्यूपेशन के आधार पर भी हुआ कि सभी फार्मर आइए, और समर्थन ऐसे सिद्धांतों के आधार पर भी हुआ जैसे कि कॉस्मोपॉलिटनिज्म और नेशनलिज्म, जैसे कि राष्ट्रवाद। आई बात समझ में? तो ये सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है। अब यहाँ से हमारे दिमाग में क्या कंसेप्ट निकल करके आए, क्या समझ आया हमें? देखिए, तेज़ी से आज वर्ल्ड कनेक्ट हो रहा है। मैंने आपको ये बात कल भी समझाई थी, बॉर्डर्स अब बहुत ही पोरस हो चुके हैं। आपके पास कहीं से भी आइडियाज़ फ्लोट करते हैं, आपके पास आते हैं, इन्फॉर्मेशंस आज आपके पास हैं। आप वर्ल्ड लेवल पर डेवलप हो रहे आर्टिकल्स को, गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, वो भी आपकी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं। आज ग्लोबलाइजेशन का एक दौर है जिसे हम एक ग्लोबल विलेज के तौर पर कहते हैं। तो वाई दैट ग्लोब इज़ अ विलेज? द क्वेश्चन इज़ वाई इट इज़ विलेज? इट इज़ विलेज, that whole globe is a village because it is not occupied by the societies who are divided on the basis of the caste, culture, language, religion, region. Instead, that village is occupied by the society which is united on the basis of human. So that whole globe is a one society, and that one society is ultimately occupying a one village. That village is a globe. And why that society is one society? Why that society is transnational, transborder? Because that society, the basis of that society is the human, that very idea of human. So that's why there is a concept of a global village. इस कंसेप्ट को प्रमोट किया जा रहा है। बहुत सी संस्थाएं इस सिद्धांत पर काम करते हुए आज एग्जिस्ट करती हैं, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक ऐसी संस्था है जिसके बारे में आप हमेशा सुनेंगे कि वो भारत के विषय में आपको कई आर्टिकल्स प्रोवाइड करेंगे, कई रिसर्च स्टडीज़ प्रोवाइड करेंगे कि यहाँ पर जेलों में बंद लोगों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, यहाँ पर करप्शन और क्राइम का सिस्टम क्या है, और यहाँ पर कितनी सख्त दंड संहिताएं हैं, यानी कि पेनल कोड कितने सख्त हैं, किस पीरियड के हैं, अभी भी क्या फांसी की सज़ा, कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है या नहीं। तो विश्व भर में उन्होंने एक कैंपेन चलाया है जिसके तहत जिन भी कंट्रीज़ में इस तरह की डेथ पेनल्टीज़ हैं उसको वो ख़त्म कराना चाहते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल को ये आधार कैसे मिलता है कि वो किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन से वर्क करते हुए पूरे वर्ल्ड लेवल की गवर्नमेंट, उनकी वर्किंग, उनके प्रैक्टिसेस के ऊपर क्वेश्चन रेज करे। क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल ये कहती है कि नेशन एक एस्पेक्ट है, वहाँ के नेटिव्स की अपने नेशन के साथ एक अटैचमेंट है, नेशनल सेंटिमेंट इज़ देयर, बट हर चीज़ के बेसिक में एक ट्रुथ एग्जिस्ट करता है
एंड दैट इज़ द यूनिवर्सल ट्रूथ कि सभी ह्यूमन हैं। और उस ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को फॉलो करते हुए, क्योंकि सभी पूरे वर्ल्ड को हर कंट्री में हर कास्ट कल्चर कस्टम मैनर के फॉर्म में ऑक्यूपाई किसी न किसी ह्यूमन ने ही किया हुआ है, तो इसलिए हमारा ये बेस है, हमारा ये राइट है कि हम सभी ह्यूमन के लिए बात करें। तो तभी वो पूरे विश्व भर में इसी ग्राउंड के आधार पर कई तरह की रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं, कई तरह की स्टडीज़ कंडक्ट करते हैं। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट ऑफ कॉस्मोपॉलिटनिज्म पर काम करता है। आई बात समझ में? इसी तरह से आप देखेंगे कि वर्ल्ड लेवल पर बहुत से ऐसे अवार्ड्स होते हैं जो अवार्ड किसी एक कंट्री में बेस्ड हैं, लेकिन मिलते वो वर्ल्ड में किसी को भी हैं। वो इंडिया में किसी को भी मिलेगा, वो किसी को भी घाना में मिलेगा, या वो किसी को भी सूडान में मिलेगा। क्यों मिलेगा? वो अवार्ड इस बेसिस पर वर्क कर रहा है कि देयर इज़ अ कॉस्मोपॉलिटन वर्ल्ड व्यू, यानी कि फॉर द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन, फॉर द ग्रोथ ऑफ ह्यूमैनिटी, किसी ने साइंस में, किसी ने आर्ट्स में या किसी भी मैनर में वर्क किया है, उसे रिकॉग्नाइज और एक्नॉलेज करना होगा। सो दैट्स वाई दोज अवार्ड्स आर ट्रांस बाउंड्रीज, दे आर ट्रांस नेशन, दे आर ट्रांस कास्ट कस्टम मैनर, दे आर ट्रांस रिलीजन। तो वो सभी को मिलते हैं। अगर किसी ने पीस के क्षेत्र में काम किया तो दैट इज़ पीस फॉर द ह्यूमैनिटी। इट विल वर्क फॉर एवरी ह्यूमन रिजाइडिंग एनीवेयर, so Nobel Peace Prize will be there. If the physics, the chemistry researchers are working, actually that research will give benefit to the humanity. It is not limited to the religion, custom, culture, manner. It will give benefit to to a universal humanity. So that's why that award is there. मैटर नहीं करता कि वो अवार्ड किसी बांग्लादेशी को मिला है, किसी पाकिस्तानी को, किसी इंडिया को, या किसी स्कॉटलैंड पर्सन को। वो कॉस्मोपॉलिटन अप्रोच पे ही काम करता है। तेज़ी से अगर आप अपने शहरों को देखें तो आपको ये कहा जाता है कि वो कॉस्मोपॉलिटन होते जा रहे हैं। उसके कई कारण हो जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि भीमराव अंबेडकर ने भी अनटचेबल्स, जो एक समय में हुआ करते थे, संविधान अपनाने के बाद तो अनटचेबिलिटी ख़त्म कर दी गई, क्योंकि उसमें फंडामेंटल राइट्स में एबोलिशन है अनटचेबिलिटी का, वो अलाउड ही नहीं है। लेकिन एक समय में जो अनटचेबल्स होते थे, आज़ादी के बाद इस नए भारत में भीमराव अंबेडकर का मानना ये था कि उन्हें गांव का त्याग करके शहरों को अपनाना चाहिए, उन्हें शहरों में बसना चाहिए। उसका कारण क्या था? उसका कारण भी यही था कि अर्बन एरियाज़ में रूरल एरियाज़ के कंपैरेटिवली रिजिडिटी कम थी। रूरल सोसाइटीज़ बहुत ही स्ट्रॉन्गली सोशल और कल्चरल सोसाइटीज़ हैं, यानी कि कास्ट और कस्टम सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग था। कास्ट और कस्टम सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ही वहाँ से ये एक्सपेक्ट किया गया इन अनटचेबल कम्युनिटीज़ से कि आप कभी भी यहाँ पर शायद ग्रो ना कर पाएँ, उन टैबूज़ से मुक्त ना हो पाएँ जो आप पर लगाए गए हैं, क्योंकि अर्बन एरियाज़ आर मोर कॉस्मोपॉलिटन। दे विल ट्रीट यू मोर एज अ ह्यूमन, लेस एज अ कास्ट, सो यू नीड टू गो देयर। यही कारण है कि बड़े पैमाने पर शहरों के जो पेरिफेरल एरियाज़ हैं, बिकॉज द कोर एरियाज ऑफ द सिटीज़ दे वर वेरी एक्सपेंसिव, स्टिल दे आर एक्सपेंसिव। तो आप नोटिस करेंगे द फ्रिंज एरियाज ऑफ अर्बन एरियाज, द फ्रिंज रीजन ऑफ अर्बन एरियाज, द आउटर एरियाज, they are occupied by the migrant from the rural areas. Those are not capable to spend much or to purchase land in the main city, so they are occupying cheap areas cost wise, so ultimately they are residing there. So then you will notice in India
देयर इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन द सिटी। तो सिटी के उन फ्रिंज एरियाज़ में एक ख़ास तरह का वोट बैंक और पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप हुआ। इन लोगों की शहरों में आवाज़ उठाने वाले नेताओं ने इन एरियाज़ को कैप्चर करना शुरू कर दिया। तो आपको नज़र आएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों से या फिर जो अर्स्टवाइल अनटचेबल्स रहने वाली कम्युनिटीज़ थीं, उनकी वॉइस रेज़ करने वाले मेजॉरली पॉलिटिशियंस आपको इन्हीं फ्रिंज रीजन से नज़र आएंगे, या आपको सिटी के बीच उन पॉकेट्स में नज़र आएंगे जो बस्तियों के रूप में या किन्हीं कैंप्स के रूप में होंगी। इस तरह से आपको वो नज़र आ जाएंगे। तो एक ख़ास तरह की पॉलिटिक्स भी डेवलप हुई सिटीज़ में, अर्बन एरियाज़ में। भारत में इन्हें पॉलिटिकल ग्राउंड्स, हॉट बेड्स के तौर पर भी देखा जाता है। आई बात समझ में? बट ये मूवमेंट सिटी की तरफ होना एक तरह का कॉस्मोपॉलिटन सिस्टम का ही रीज़न था। आपको पता होना चाहिए कि भारत में जब मुस्लिम्स आए, उन्होंने इन्वेजन्स की, जैसे कि शुरुआत में सल्तनत और बाद में मुग़ल। तो जब तुर्क भारत आते हैं, यानी कि सल्तनत रूलर, जब वो भारत आते हैं तो आप देखेंगे कि मुस्लिम्स ग्रामीण नहीं, शहरी क्षेत्रों को अपनाते हैं, अर्बन एरियाज़ को। रीज़न यही था कि अर्बन सिटीज़ ये ज़्यादा कॉस्मोपॉलिटन होती हैं रूरल एरियाज़ के कंपैरेटिवली। रूरल एरियाज़ में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है सोसाइटी में, क्लोज्ड ग्रुप्स होते हैं और सोसाइटी रिजिड होती है, क्योंकि बेसिस बहुत स्ट्रॉन्गली कास्ट और रिलीजन का होता है। कल्चर बहुत ही स्ट्रॉन्गली एथनोसेंट्रिक होता है। ऐसे में बाहरी का आकर के वहाँ टिकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसलिए वह इन्वेडर्स शहरों में आकर के बसे। वह ज़्यादा कॉस्मोपॉलिटन होता है, और इसलिए जब इन्वेडर्स आते हैं और वो वहाँ पर आकर के अगर टिक जाएं, रुक जाएं, तो ऐसा भी माना जाता है कि वो ग्रोथ इंजन की तरह काम करते हैं, क्योंकि फिर उनकी स्वीकृति शहरों में ही है, और वो जब शहरों में आते हैं तो शहर गति पकड़ते हैं, शहर विकास पकड़ते हैं, और जब शहर विकास पकड़ने लगते हैं तो फिर ओवरऑल देश के स्तर पर भी एक विकास नज़र आता है। तो इसलिए ये माना गया है कि एक समय में राजपूत पीरियड के दौरान, जब राजपूत फेज़ डिक्लाइन की ओर जाने लगा था और एक रीजनलिज्म एग्जिस्टेंस में आ गया था, लोकलाइजेशन, जब ट्रेड एंड कॉमर्स रुक सा गया था, एक सामंतवाद का दौर, फ्यूडलिज्म आ गया था, इसको ब्रेक किया जब इन्वेडर्स इंडिया में आए। मुस्लिम्स ने शहरों को एक स्तर पर फिर से चकाचौंध में परिवर्तित किया। नए फोर्ट्रेसेस, नए तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर्स, नई रोड्स और कनाल सिस्टम्स, नए तरह के दीवान सजाए और नए महल बनाए, उनके लिए नई मांगें पैदा की। तो सिटीज़ ग्रोथ सेंटर के तौर पर डेवलप हुई, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। इंडिया फिर से एक स्ट्रॉन्ग फ्लरिशिंग स्टेट में गया। ठीक यही काम ब्रिटिशर्स ने भी किया, और उन्होंने भी बंदरगाहों को या शहरी क्षेत्रों को अपनाया, क्योंकि वहाँ पर भी उनकी एक्सेप्टेंस अधिक थी कॉस्मोपॉलिटनिज्म की वजह से। सो कॉस्मोपॉलिटनिज्म बहुत स्ट्रांगली पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट करता है, इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है। आपने अभी देखा, मैंने इसे एग्जाम्पल के थ्रू प्रमाणित किया। अगर शहर ना होते, सपोज़ कीजिए, तो शायद उनका आकर के बस पाना भी मुश्किल होता। इसलिए आदिवासी क्षेत्रों में, पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज़ में, कबीलाई इलाकों में इनका बस पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो यह मानना भी ज़रूरी है कि इन्वेडर्स कंफर्टेबली इंडिया की ओर अट्रैक्ट होकर के इसे अपनी भूमि इसलिए बना पाए, इसे अपना घर भी इसलिए बना पाए, क्योंकि इंडिया में एक लेवल ऑफ सिटी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी। इंडिया में एक सिस्टम ऑफ अर्बनाइजेशन एग्जिस्ट करता था, चाहे वो डिग्रेडेशन में या डिक्लाइनिंग फेज में था, लेकिन दैट अर्बनिज्म वाज देयर, एंड दैट अर्बनिज्म वाज रिस्पॉन्सिबल एज अ ल्यूसिड ग्राउंड फॉर द पर्पज़ ऑफ अट्रैक्शन। वो आपको अट्रैक्ट करती थी, तो वो अट्रैक्ट हुए और वो आए।
सिटीज़ कैन बी ऑफ मैनी टाइप, वो टेम्पल सिटी है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी है, वो ट्रेड सिटी है या पोर्ट सिटी है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप उनकी दबिश शहरों में देखेंगे। क्लियर हुई कहानी? तो कॉस्मोपॉलिटनिज़्म इन चीज़ों को बढ़ावा देता है। अब यही कहानी है कि अगर आप शहरों में देखें तो फिर ऐसा नहीं है कि शहरों में जब अब मुस्लिम्स आए हैं तो वहाँ पर रेसिज्म ख़त्म हो गया या टॉलरेंस ही प्रिवेल कर गई, और इनटॉलरेंस कोई थी ही नहीं। फिर डिपेंड करता है कि किस तरह का कॉस्मोपॉलिटनिज़्म उन्होंने शहरों में आकर के बसाया। भारत ने अर्बन एरियाज़ में मुस्लिम पीरियड के दौरान एक ख़ास तरह का कॉस्मोपॉलिटनिज़्म देखा, दैट इज़ मुस्लिम कॉस्मोपॉलिटनिज़्म, दैट इज़ मुस्लिम कॉस्मोपॉलिटनिज़्म। कॉस्मोपॉलिटनिज़्म है, लेकिन उसमें भी वर्ड देखिए मैंने मुस्लिम यूज़ किया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक सिस्टम ऑफ सोसाइटी एग्जिस्टेंस में आया जो अपने आप में क्लोज्ड थी। वो शहर में है लेकिन वो डिफरेंसेस को प्रमोट करते हैं। आई बात समझ में? आइडेंटिटी बहुत स्ट्रांगली इंटैक्ट है। इट इज़ अ क्लोज सिस्टम ऑफ सोसाइटी। तो मुस्लिम्स ने सिस्टम ऑफ सोसाइटी क्लोज रखा, यानी कि देयर आर, इट इज़ सिटी, इट इज़ अर्बन एरिया, देयर यस देयर आर एक्सचेंजेस, बट एक्सचेंजेस ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स। तो जिन्हीं भी तरह के आर्टिजन्स की सर्विसेज चाहिए, सर्विसेज लीजिए, कोई इशू नहीं। और जिन्हीं भी तरह के रिलेशंस बदले में आपको उनके साथ बनाने हैं वो बनाइए, चाहे वो रेवेन्यू का रिलेशन है, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस है, कोई भी आप बनाएं, लेकिन शहर का यह संबंध इन एक्सचेंजेस तक ही सीमित रखा जाएगा। रेस्ट एवरीथिंग क्लोज्ड रहेगा। तो यहाँ पर ये कॉस्मोपॉलिटनिज़्म एक तरह से पर्पस ओरिएंटेड है। ये नेसेसरी नहीं है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कल्चरल एक्सचेंजेस होंगे। ये नेसेसरी नहीं है कि यहाँ पर स्ट्रांगली एक दूसरे से आप सीखेंगे। तो एक लंबे समय तक ये सिस्टम अपनाया गया। आप यहाँ के आर्किटेक्चर्स को, आप यहाँ के आर्टिजन्स को यूज़ करेंगे और आपकी बिल्डिंग्स और आर्ट फॉर्म्स में वो चीज़ें नज़र आएंगी, आर्टिजन्स की आर्ट नज़र आएंगी, यहाँ की एग्जिस्टिंग आर्ट फॉर्म्स भी आप यूज़ करेंगे, आपको नज़र आएगा। आप जो पीछे से अपनी आर्ट फॉर्म्स लेकर के आए वो भी नज़र आएगा। यहाँ से एक फ्यूजन नज़र आएगा कल्चर का, लेकिन डोमिनेंस रिलीजन का बना रहेगा। तो उलेमाओं का दखल काफ़ी ज़बरदस्त बना रहा। यही कारण था कि थ्रू आउट द मुस्लिम रूल जजिया टैक्स वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टैक्स। If it was true cosmopolitanism, why the other faith, the faith other than the Islam, they were considered Jimmis? उन्हें जिमीज़ कंसिडर किया जाता था, और जो जिमी है उससे फिर जजिया लिया जाता था। या दूसरा तरीका है कि इस्लाम में आ जाइए, फिर आप जिमी नहीं रहेंगे, तो फिर आपसे जजिया भी नहीं लिया जाएगा। कॉस्मोपॉलिटनिज़्म अगर होता और अगर ह्यूमन ग्राउंड पे ही ट्रीट किया जाता, तो फिर ये इतना महत्वपूर्ण क्या था कि आपका धर्म क्या है। पर धर्म महत्वपूर्ण थ्रू आउट द मुस्लिम रूल रहा है, इसलिए यहाँ ये बहुत बड़ा हो जाता है कि अकबर ने जजिया ख़त्म किया। क्योंकि मैंने बताया कि कॉस्मोपॉलिटनिज़्म टॉलरेंस को बढ़ाता है, रेसिज्म को घटाता है, एथनोसेंट्रिक एटीट्यूड को घटाता है। तो अकबर का जजिया ख़त्म करना मात्र एक कर ख़त्म करने जैसा नहीं था, या मात्र एक एकोमोडेटिव पॉलिसी नहीं थी कि वो हिंदूज़ को एकोमोडेट करना चाहता था अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में, वो तो अदरवाइज़ भी हो ही रहा था। वो पॉलिसी थी कि वो उस समय के अपने मुग़ल रूल को एक ट्रू कॉस्मोपॉलिटन कलर देना चाहता था, कैरेक्टर देना चाहता था, जिसके ही तहत